सिटी 10 में खुश आमदीद। अपने आज के मेहमानों का मैं आपके साथ तारुफ करवाऊंगी। सबसे पहले हमारे साथ मैं आपको बताऊंगी मौजूद है प्रोफेसर साजिदा बंडल, जो कि वीसी हैं इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड कल्चर की। इसके साथ साथ सीईओ थाप भी हैं और फॉर्मर प्रिंसिपल हैं एनसीए की। अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या हाल चाल है आपके? उनके साथ जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं तैफूर खान, जिनको आप ड्रामों में तो देख सकते हैं, हर जगह आपको ड्रामों में छाए हुए नजर आ रहे हैं, मॉडलिंग भी करते हैं और इसके साथ साथ टीवी डायरेक्टर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम तैफूर, क्या हाल चाल है आपके? बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मैम सबसे पहले मैं आपसे आगाज करना चाहूंगी, मसरूफियात आजकल क्या चल रही हैं? आजकल तो ये यूनिवर्सिटी चला रही हूँ जी, द इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चर, और उसके अलावा बहुत कुछ है और भी करने को। एज एन आर्किटेक्ट आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, और फिर इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में ख़ास मेरा एक रोल है। और आपने सुन ही लिया होगा कि हाल के अंदर एक हमारा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का एक एलिमेंट पाकिस्तान से इंस्क्राइब हुआ है इन द यूनेस्को लिस्ट ऑफ अंडर द कन्वेंशन 2003। So that's a big victory for Pakistan. अच्छा मैम, बिलाशुबा एक बड़ा काम सर अंजाम दे रही हैं आप, तैफूर भी बेहतर तरीके से जानते हैं। आर्ट और कल्चर जो है वो अब हमें उस तरह से ड्रामों में भी नहीं नजर आ रहा, कहीं पीछे जिद्दत की दौड़ में हम जो है चीज़ों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, क्या कहेंगे? आई थिंक जिद्दत से बेहतर है, आई थिंक कमर्शलिज्म, बिल्कुल, एंड मेकिंग मनी आउट ऑफ इट ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। और चीज़ें चेंज होती हैं, दुनिया में होती हैं, ऐसी बात नहीं है, बट उनको कंट्रोल करना मुल्कों का और इदारों का काम होता है इन अ सर्टन वे, वरना तो चीज़ें बहुत बिगड़ जाएं। तो आई थिंक उसकी ज़रूरत है। जिस तरह से पहले एक पॉलिसी होती थी कि आप चीज़ें एक पॉलिसी के थ्रू जाती थी, वो फॉलो नहीं हो रही हैं आई थिंक इन अ वे। लेकिन हमेशा से जो हमें आर्ट में खूबसूरती नज़र आती है, कल्चर में खूबसूरती नज़र आती है, जिस तरह से वो फैसिनेट करती है, अभी भी आप पुरानी बिल्डिंग्स देखें, पुरानी जगहों पर चले जाएं तो आप उसमें खो कर रह जाते हैं। मैम कैसा लगता है आपको? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की, बिकॉज जो एक इंसान का विरसा होता है, बिल्कुल, एक नेशन का विरसा होता है, एक पहचान होती है, और उसी विरसे को लेकर ही आप आगे चलते हैं। ये नहीं बात होती कि जी आप उसी में फंसे रहें। आप जाहिर है एक नई चीज़ भी बनाएंगे, क्रिएटिविटी का एक अमल तो होता रहता है। तो वो जो एक ये भी बात कर रहे हैं कि एक पूरी एक सब लोगों को इकट्ठे मिलके ये एक चीज़ करनी होती है, और एक ये एक पॉलिसी होती है, हुकूमतों की पॉलिसी होती है, लोगों की पॉलिसी होती है कि जी ये करना है हमें। सो हम लोग थोड़े से खोए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसके लिए ज़रूरी ये है कि टाइम टू टाइम जो है इन चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए, इनको प्रिजर्व किया जाए। जो अब हम देखते हैं बहुत कम, असल लाहौर की जो शक्ल थी वो भी तब्दील होकर रह गई है। नए आने वाले लोग जो हैं वो कहते हैं जी ये वही शहर है। अगर आप अंदरून शहर की तरफ चले जाएं, बहुत सारी चेंजेस वहाँ पर आई हैं, तो तहफ़्फ़ुज़ किस तरह से यकीनी बनाया जा सकता है? लेकिन जी सबसे पहले तो ये होता है कि अब डेवलपमेंट तो होनी होती है, लेकिन डेवलपमेंट से पहले आप एक पूरी एक एक्सरसाइज करते हैं कि जी आप देखिए कि हेरिटेज इम्पैक्ट असेसमेंट्स करते हैं कि इस चीज़ का, इस अमल का हेरिटेज के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि ये एक हमारा कॉमन विरसा है। ये किसी एक बंदे का विरसा नहीं होता, ये तो एक नेशन का विरसा होता है, लोगों का विरसा होता है। तो उसको आप असेस करते हैं कि जी क्या होगा, अगर मैं सड़क यहाँ से ले जाऊँ तो क्या बनेगा, अगर उधर से ले जाऊँ तो क्या बनेगा। शायद आपको एक चीज़ देख सुन के थोड़ी सी हैरानगी हो कि जब माल रोड बन रही थी ब्रिटिश पीरियड में, तो आप देखते हैं कि एक जगह जाके बेंड आता है माल रोड के ऊपर, और वो बेंड इसलिए आता है क्योंकि वहाँ पीपल के दरख्त बहुत पुराने लगे हुए थे, तो उनको प्रिजर्व करने के लिए था। अच्छा, अब आजकल तो हाल ये है कि अगर आपका किसी के दिमाग में आ जाए कि जी क्या करना है फोर्ट को, ये तो पुरानी है, तो ये भी भूल जाएंगे कि वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट उसके ऊपर चला देंगे। सो दैट इज द डिफरेंस। बिल्कुल ठीक कहा। तैफूर, आपसे मैं जानना चाहूँगी, कराची में ज़्यादा आजकल हम देख रहे हैं, आप भी काम कर रहे हैं, लाहौर में ड्रामा इंडस्ट्री जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो रही है, क्या वजूहात है इसकी? आई थिंक कराची में प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा है, बहुत प्रोफेशनल है लोग, बिजनेस को बिजनेस की तरह लेते हैं। और ये सिर्फ इसमें नहीं है, आप किसी भी इंडस्ट्री में देख लें तो आई थिंक वहाँ पर बिजनेस का एनवायरनमेंट कुछ और तरह का है। एक मतलब एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है वो वहाँ पर ज़्यादा है, इधर थोड़ी सी कम है। और प्लस जो भी बड़ी सिटीज़ होती हैं जहाँ पे हब होता है, आई थिंक मार्केटिंग सारी वहाँ पे है, इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे हैं, तो इसलिए
ज़्यादा वहाँ पे शिफ्ट कर गई। सही, हमारे ड्रामों में एक कल्चर का जो रंग है ना वो नजर नहीं आ रहा, जिस तरह से खवातीन पर जुल्म किया जा रहा है। आप खुद बड़े जालिम मशहूर हैं, मुस्कुरा रहे हैं और लोगों के ज़हनों पे जो इमेज बन जाता है ना उसको हटाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं, हो जो जाता लोग है। मुझे जानते हैं वो तो हंसते हैं जब मैं जुल्म कर रहा होता हूँ। ऐसी बात नहीं, पर क्या करें हम लोग। मैं खुद बड़ा इस चीज़ से तंग हूँ। बस वही होता है, आई थिंक कोई भी इंडस्ट्री, खासतौर पे आर्ट की कोई इंडस्ट्री, आई थिंक मैम वुड एग्री विद मी कि जब कोई आर्ट की कोई भी इंडस्ट्री मार्केटिंग को ड्राइव करने लग जाती है ना, मार्केटिंग उसको मनी मेकिंग और फाइनेंशियल बिल्कुल, एस्पेक्ट से बिल्कुल, देखा जाना बिल्कुल। चाहता है, तो फिर तो वही बात है जिस तरह इन्होंने कहा कि अगर वो कहें जी यहाँ से हमें शॉर्ट पड़ता है और ये यहाँ फ़ायदा होगा तो वो उसके ऊपर से, किले के ऊपर से भी गुजार दें, तो और वाकई गुजार दें, ऐसे ही तो वो चीज़ों को एक पॉलिसी के तहत, एक सिस्टम के तहत करना, जो कि है नहीं, हमारी है लेकिन वो फॉलो नहीं होती। तो होता क्या है कि एक सर्टेन चीज़ आती है, उसका टॉपिक इस तरह का होता है तो वो रेटिंग ले जाती है, बिल्कुल। तो सब देख के उसको प्राधान्य देते हैं। अच्छा, ये नहीं कोई देखता कि वो जो चीज़ जिसकी रेटिंग आई है उसकी क्वालिटी क्या थी, वो वाकई एक अच्छा ड्रामा था, चाहे उसका कोई भी था, चाहे उसका कोई भी वो था, बिल्कुल बिल्कुल उसका अच्छा होना जरूरी था, ना कि उसका टॉपिक जरूरी था। बिल्कुल। ये मेरी एक बार हमारे दोस्त हैं चैनल में, उनसे बहस हो, कहते यार औरतों पे जुल्म दिखाएं तो रेटिंग आती है। मैंने कहा यार फिर हर ड्रामे की रेटिंग क्यों नहीं आती? सही, बिकॉज़ हर ड्रामे सही। में जुल्म हो रहा है, बिल्कुल हर ऐसे ड्रामे ही, की रेटिंग, बिल्कुल ऐसे मैंने कहा जी हर ड्रामे की रेटिंग क्यों नहीं आती? रेटिंग उसी की आती है जो अच्छा होता है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। आप चाहे कॉमेडी अच्छी बनाएं, चाहे आप कोई भी चीज़ अच्छी बनाएंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा है। सही। मैम वाइस चांसलर भी हैं आप, अब जो यंग जनरेशन आ रही है कितनी आर्ट के करीब आपको नजर आ रही है, और अगर जो लोग काम करना चाह रहे हैं उनके लिए हम देख रहे हैं प्लेटफॉर्म उस तरह से नहीं है, तो किस तरह से तैयार किया जा रहा है यंग जनरेशन को? आफ्टर ऑल अगर हमने एक इंस्टीट्यूट बनाया है, कितना मतलब इन्वेस्टमेंट की है, एक बिल्कुल। सोच के बनाया हुआ है, तो इसी ख्याल से है क्योंकि यहाँ टैलेंट बेशुमार है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो पहले बात हो रही थी, अगर उस बात को आप थोड़ा सा आगे लेके जाएं तो एक तो हमें परेशानी की बात है कि लाहौर इज़ द कल्चरल हार्ट ऑफ बिल्कुल पाकिस्तान, बिल्कुल और वो अपनी एक पोजीशन लूज़ किए जा रहा है। बिल्कुल अब वो कल्चरल हार्ट इसलिए था क्योंकि यहाँ आज़ादी से लोग एक लाइन या एक काम करते थे और बिल्कुल, परस्यू बिल्कुल। करते थे और अपना टैलेंट दिखाते थे और एक क्रिएटिव तरीके से पेश करते थे बिल्कुल। एक चीज़। दूसरा जो बड़ी परेशानी की बात है कि जो इन्होंने कहा कि जी मारो मारो और ख़वातीन को मारो, टेलीविज़न के ऊपर रेटिंग आ दिखाओ, जाए। ऐसे ड्रामे दिखाओ तो बड़े मतलब रेटिंग बढ़ती है। तो ये किसका एजेंडा है? बिल्कुल मेरा एजेंडा तो ये नहीं बिल्कुल है कि नहीं, जी बिल्कुल मैं नहीं। अपने मतलब ख़वातीन को यहाँ मार पीटते हुए बिल्कुल देखूं। बिल्कुल सो आई थिंक वी शुड रिफ्लेक्ट ऑन इट, वी शुड थिंक अबाउट इट कि हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज सिटीजन्स, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज आर्टिस्ट, एज द क्रिएटिव पीपल, कि हम क्या करना चाह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और चले ठीक है, एक मेन स्ट्रीम अगर ऐसे चले जा रहा है तो दूसरी तरफ भी आप देख लें कि एक आउट ऑफ द मेन स्ट्रीम भी हर मुल्क के अंदर चलता रहता है काम, इधर भी चल रहा है। बिल्कुल ऐसे आप एज द मीडिया यू शुड गिव देम आल्सो द अपॉर्चुनिटी कि बिल्कुल। वो आके आपसे बात करें, दिखाएं अपना काम, क्योंकि टैलेंट बेशुमार है। बेशुमार है। मेरा तो मतलब ज़िंदगी गुजर गई है कि मैं यंग लोगों से इनके मतलब ही वाज आल्सो अ स्टूडेंट एट यू नो इन द एनसीए, तो बड़े अरसे से उनके साथ लगाव रहा है, देखती रही हूँ, बेशुमार टैलेंट है, बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल बिल्कुल So we are failing in our duties, so we are hoping that this institute बिल्कुल बिल्कुल will provide बिल्कुल, that उम्मीद की जा space सकती कि है जी ऐसी- लोग आके ये जो अपना आपने काम कर बात की सकें। है, ये टैलेंट की, मैं इसको करना चाहूँगा। आप यकीन करें इतना टैलेंट है इस मुल्क में। बिल्कुल बिल्कुल जिस किसी भी फील्ड में अगर आप सिर्फ उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर देना तो ये हम दुनिया में टॉप पे होते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो स्क्वॉश हो, चाहे वो हॉकी हो। बिल्कुल जब खुद से लोग मेहनत करके कर रहे होते हैं वो दुनिया में नंबर 1 होते हैं। जब ये सियासी इंटरव्यू ये चीजें आती है ना, ये तो चीजें वो घुसती कहीं ना हैं कहीं वो टैलेंट कि भी दब जाता है। ऐसे फिर ही चला जाता है। बिल्कुल एक्टिंग में हमारे पास कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूट नहीं है अभी तक, ऐसे ही है। कोई बंदा सीख कर नहीं आता, स्पोर्ट्स में भी यही सूरत हाल है। कोई सूरत हाल बिल्कुल, नहीं है। लेकिन बिल्कुल। स्पोर्ट्स में तो चले क्लब्स वगैरह हैं, लेकिन एक्टिंग में कोई नहीं है, कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूट नहीं है। बट ऐसी ऐसी चीजें लोग यहाँ पे अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम होता है, लेकिन उसको वही कि चैनलाइज करने की जरूरत है। बिल्कुल। टैलेंट किसी भी चीज में आप अगर छोड़ देना, मैं आप यकीन करें कि मैं आज से कुछ 5-7 साल पहले की बात है, एक स्नूकर और बिलियर्ड का बड़ा शौक आ गया था। तो आई वेंट, हमारा गांव है मियां वाली से आगे बन्नू के पास, तो हम जा रहे थे तो हर दरख्त के नीचे ना एक स्नूकर टेबल थी, ठीक है, और उससे 5 साल बाद पता लगा हम चैंपियन बन चुके हैं दुनिया में। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे सिंपल इज दैट। इतनी टैलेंटेड कौम है ये। मतलब ही। किसी भी चीज में आप इनको सही लगा दें
तो आई थिंक टैलेंट की कोई ऐसे कमी ही नहीं। है, कोई कमी नहीं है। मैम, आर्किटेक्ट के अगर हवाले से बात की जाए, जो जिद्दत के नाम पर तब्दीली लाई जा रही है, वेस्ट को फॉलो किया जा रहा है, हमारी रिवायात जो हैं वो अब उसमें भी जो है हमें नज़र नहीं आ रही हैं, इसकी क्या वजूहात समझती हैं आप? देखिए, हमारे जो एक कलोनियलिज्म के बाद जो ब्रिटिश तो यहाँ कर गए, लेकिन अब तो 70 साल गुजर गए, लेकिन 70 साल में हमने हमेशा बाहर की तरफ देखा है। हमने कभी अपने रीजन में नहीं देखा या अपनी तरफ तो कभी देखा ही नहीं। आइडियलाइज किया ना उन लोगों, बिल्कुल आइडियलाइज किया। और जो अपनी ये कल्चरल डाइवर्सिटी है हमारे मुल्क में, अभी इन्होंने बन्नू का जिक्र किया, मुझे इत्तेफाक हुआ कि मैंने केपी में भी जाके काम किया, मैंने बलूचिस्तान में भी काम किया, साउथ पंजाब में हमारा बहुत काम हुआ है। तो आप हैरान होते हैं कि ये कितना मतलब यहाँ के एक कल्चरल डाइवर्सिटी, कितनी एक चीज़ें हैं जिस पर आप इंस्पायर होकर आप आगे चल सकते हैं। तो हम तो बाहर ही देखते रहे। दूसरा ये है कि इसमें हमारे तालीमी अदारे भी बहुत हद तक कसूरवार हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने भी एक बाहर से किताबें मंगवा के तो पढ़ाना शुरू कर दिया है। अब ये जो इंस्टीट्यूट हमने बनाया है, जो IAC है इन शॉर्ट, तो उसके अंदर ये है कि हमने ये दोनों स्ट्रीम्स ऑफ नॉलेज को रिकग्नाइज़ किया है कि जी एक ट्रेडिशनल आपकी स्ट्रीम है, ट्रेडिशनल नॉलेज है जो उस्तादों के पास सब भी मौजूद है, उसको तो हमने छोड़ ही दिया पीछे। ठीक है जी। और जो इधर उधर से हमें मिल रही हैं चीज़ें, ख़ास तौर के ऊपर किताबें और ये और वो जो बाहर से आ जाती हैं, उनके पीछे आप लग गए। तो हम दोनों को इकट्ठा लेके चल रहे हैं। सो ये मेरा ख्याल है कि एक नया तरीका है एजुकेशन का जो हम मतलब ला रहे हैं सामने। बिल्कुल ऐसे ही है। एंड आई थिंक इट विल मेक अ चेंज। बिल्कुल बिल्कुल। तैफूर, आपको ऐसा लगता है, कहा जाता है कि जी ड्रामास जो दिखाए जाते हैं वो आपकी सोसाइटी का हिस्सा होते हैं, वही इश्यूज हैं, वही सब चीज़ें हैं जो आपकी सोसाइटी में हो रही हैं, लेकिन अब जो ड्रामे हम देख रहे हैं वाकई कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें लग रहा है कि सोसाइटी में हो भी रही हैं लेकिन उसको और तरह से दिखाया जा रहा है? देखिए, मैं एक हद तक तो आपसे एग्री करूंगा, बट आई थिंक पर्सनली मैं समझता हूँ इट्स द अदर वे राउंड। आप जो दिखाते हैं 10 साल बाद आपकी सोसाइटी वही होती है। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ अच्छा बुरा नहीं होता। ठीक है, दुनिया में सबसे ज़्यादा क्राइम रेट आई थिंक न्यूयॉर्क अमेरिका में है। दुनिया में सबसे ज़्यादा चीज़ें ऐसे मुल्कों में हैं जो कि आपको पता भी नहीं है। ठीक है, लेकिन जब अब हम ट्रैवल करते हैं, ठीक है, तो जब बाहर कहीं ट्रैवल करें तो आप किसी से लोगों से, मुख्तलिफ मुल्कों के लोगों से मिलते हैं, बातचीत होती है, तो आप पूछते हैं वेयर फ्रॉम, आप पाकिस्तान गए, तो उनका मुंह ऐसे खुल जाता है जैसे पता नहीं क्या कह दिया। बिल्कुल। दे हैव एन इमेज कि हमने पगड़ियां बांधी होंगी, खोतों पे हम लोग फिर रहे होंगे और बम बांधे होंगे, उनका ये इमेज है। बिल्कुल। तो ये काम जो है ये आपका इमेज बिल्डिंग, ठीक है। आई बीन टू इंडिया ऑल्सो, ठीक है, और मेरा तो इतना डिसअपॉइंट हुआ था मैं, जो मेरे ज़हन में इंडियन इंडस्ट्री और टीवी देखकर जो इमेज था, वो चीज़ था, इट वाज शैटर्ड। मतलब आप यकीन करें कि हमारी मेन बॉलीवुड जैसी सड़क नहीं है वहाँ पे। मैं आपको बड़ी मजे की बात बता रहा हूँ। और आप वहाँ से जब यहाँ आते हैं तो ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तान से दुबई पहुँच गए, इतना डिफरेंस है। ठीक है, हम लोग इतने इन चीज़ों में आगे, लेकिन उनको पोर्ट्रे नहीं किया गया। अब ये जिसका मैम ने बात की, ये आर्ट एंड कल्चर एक काम है, ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। आपकी नेशन की एक इंटरनेशनल इमेज दुनिया में क्या है, वो इससे बनता है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आपसे जानना चाहूंगी, शहर लाहौर को हमने देखा कि खूबसूरत भी बनाया गया, हर जगह जो है काम भी किया गया, बहुत सारी जगहों पर हम देखते हैं, अगर आप देखें कैनाल रोड वाली साइड पे खूबसूरत बनाया गया है, वहाँ पे प्लांटेशन की गई है। तो ये जो खूबसूरती की जा रही है, सड़कों को अट्रैक्ट करने, शहरियों को अट्रैक्ट करने के लिए जो खूबसूरती बनाई जा रही है, किस तरह से देखती हैं आप इसको? ऐसा होना चाहिए? देखिए जी, अगर मैं सच कहूँ तो खूबसूरती होती है जो अंदर से चीज़ आती है। सही कहा। और जब वो अंदर से आएगी, वो आपको आर्ट के और कल्चर के ज़रिए वो नज़र आएगी, लिटरेचर के ज़रिए नज़र आएगी, आपको एक इनोवेशन के ज़रिए नज़र आएगी। जब वो होगा तो खूबसूरती ऑटोमेटिकली आ जाएगी। बाकी रह गया जो हमने ऊपर एक ब्यूटिफिकेशन एक स्कीम्स चलाई हुई है, वो भी आपने एक कैनाल रोड कर दी तो आप दूसरी तरफ जाएं तो हाल बुरे हैं। अगर आपकी कच्ची वादियाँ और गुर्बत इतनी है एक शहर के अंदर, तो क्या खूबसूरती है? तो आप किसकी नज़र से वो खूबसूरती देखते हैं? तो मेरा ख्याल है ये भी एक बड़ा ज़रूरी चीज़ है कि जी आप एक पूरे शहर के की एक रूह को आप जगाएं। और कोशिश लोग कर रहे हैं, लेट मी से दिस, कि लोग, जाहिर है बहुत कोशिश हो रही है, ये वॉल सिटी प्रोजेक्ट चल रही है, ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और भी लोग हैं इस शहर के अंदर, छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
जोका वाले प्ले ले आते हैं, लोग रहस्य वाले प्ले ले आते हैं। अब एनसीए के इतने स्टूडेंट्स हैं हमारे ये इस जैसे। चलिए जी, हम नाज़रीन को ये भी बता देते हैं, ताफूर जो है मैम के स्टूडेंट हैं और सिटी ए 10 के सेट पे हमने आज इनकी मुलाकात भी करा दी है। साथ ही साथ जी हमारे प्रोड्यूसर साहब जो हैं अहमद हसीब, वो भी मैम के स्टूडेंट हैं, तो खास तौर पर आज मुलाकात का भी आप लोगों को मौका मिल गया है। और थैंक यू, वरना उस दौर में तो हमारी सिर्फ शिकायतें जाती थी इन तक। आज इट्स एन ऑनर फॉर मी कि जिस इदारे में आप पढ़ते हैं उस इदारे में की प्रिंसिपल के साथ अगर आपको बिठाया जाए तो आई थिंक को थोड़ा बहुत ठीक काम कर लिया मैंने। मैम आपको कैसा महसूस होता है जब आप हो गया? मैम आपको कैसा महसूस होता है जब आप देखती हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, इस तरह से नाम बनाया है, किसी मकाम पर पहुंचे? अगर आपने पढ़ाया होता है ना तो आपको पता लगता है कि एक उस्ताद को सबसे ज्यादा खुशी होती है बिल्कुल सही कहा जब तालिब इल्म अच्छा करें। बिल्कुल। सो इन लोगों को देख के, अहमद को तो मैं काफ़ी अरसे से देखती जा रही हूँ, इनका प्ले के ऊपर हम देख लेते हैं, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, और ये भी बात सामने आती है कि भाई एक इतना अच्छा वहाँ एक मतलब एक क्रिएटिव एटमॉस्फेयर है कि अगर उनको मल्टीमीडिया आर्ट्स में तालीम दी तो उन्होंने उठ के एक्टिंग और डायरेक्टिंग शुरू कर दी। किसी और को कुछ मतलब एक और मेरा स्टूडेंट है, उसको आर्किटेक्चर के अंदर तालीम दी तो वो फैशन डिज़ाइनर बन गया। सो वो भी एक इसके पीछे क्या राज है फूड से जान लेते हैं। आई थिंक जो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स एनसीए है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वहाँ पे क्या सीख रहे हैं। आप वहाँ पे स्कल्पचर भी सीखने जाएंगे ना तो आप एक सर्टन एक चीज में से गुजरते हैं। दैट्स एन एम्बियंस एंड एक एनवायरनमेंट है जो कि आपको क्रिएटिव होने पे मजबूर कर देता है। सही। ठीक है, हमारे हसीब बैठा हुआ इस वक्त उधर, जो प्रोड्यूसर है सुन रहा होगा, जफर साहब थे हमारे जो पढ़ाते थे टीचर, आज तक हमें याद है। मतलब आपने बड़ा एक अच्छी सी चीज बना के ले आए अपनी उसमें, तो वो ऐसे करके काट देते थे। अच्छा। कहते यार ये तो कोई भी करके ले आएगा। सिंपल एज दैट ना, बड़ी अच्छी बड़ी तो कोई भी करके ले आएगा। थिंक आउट द बॉक्स। वो जो थिंक आउट ऑफ बॉक्स वाली है, और प्लस जो ट्रेनिंग होती है और जो आपको अच्छा इर्द गिर्द के लोगों से मिलता है ना, जितने स्टूडेंट्स होते हैं एक सर्टेन एक खास तरह का एक होता था। मतलब मैं काफ़ी क्लासेस स्किप किया करता था बिकॉज मैंने जब शुरू किया था मैं काम भी कर रहा था प्रोफेशनली काम भी कर रहा था, साथ ही साथ सिंगिंग भी कर रहे थे। मैं मेरा बैंड भी था, छुपता भी था। हाँ, मैं बैंड में बजा रहा होता था, हमारे शोज होते थे, प्लस मैं म्यूजिक वीडियोस डायरेक्ट करता था उस वक्त। तो काफ़ी बड़ी मुश्किल से मैं, मेरे दोस्त काम वाम करते थे, मेरा सारे हेल्प करते थे। लेकिन ये था कि एक एनवायरनमेंट इस तरह का था आपका वहाँ पर, इतना अच्छा एनवायरनमेंट था कि वो आपको अच्छा, उसमें मैं एक क्लास मैंने कभी स्किप नहीं की थी, वो थी स्कल्पचर की। अच्छा वो ऑप्शनल थी, उसके मार्क्स भी नहीं थे, बट आप बिलीव करें कि मुझे याद है रमज़ान था उन दिनों, मैं सुबह रोज़ा रख के हम लोग आते थे 10 बजे और मैं वो स्कल्पचर करना शुरू करता था और अफ्तारी हो जाती थी और मुझे होश आता था कि कुछ हो रहा है। तो उससे पता लगता है कि वो जरूरी नहीं है कि आप वहां पर क्या कर रहे हैं, वो आपकी एक जो अंदर क्रिएटिविटी होती है उसको उठाती है। अहमद की यादें भी ताजा हो रही हैं। अहमद की भी यादें ताजा हो गई हैं। वाकई रमजान था, स्कल्पचर करते थे, मुझे आज तक नहीं भूलता वो एनसीए में। मतलब वो आपके अंदर जो चीज होती है ना उसको बाहर निकालते हैं किसी भी तरीके से, चाहे वो पेंटिंग से आए, चाहे वो आर्किटेक्चर से आए, चाहे वो कुछ भी करें, वो आपकी अंदर की क्रिएटिव एबिलिटीज को बाहर लेके आते हैं, उसको पॉलिश करते हैं। सही। मैम आपने कहा, जैसे कि तैफूर ने कहा कि अंदर की क्रिएटिविटी जो है वो स्टूडेंट्स की बाहर आती है। सम टाइम वाकई ऐसी चीज स्टूडेंट्स बना देते हैं कि एक उस्ताद भी हैरान रह जाता है। कभी ऐसा वाकया हुआ? बहुत दफ़ा, मेरा तो ख्याल है तकरीबन रोज ही होता है। और जिनका ये जिक्र कर रहे हैं सफ़र का, वो अब हमारे पास है एट द इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड कल्चर, बिकॉज हमने वहाँ सबसे बेहतरीन उस्ताद इकट्ठे किए हुए। क्योंकि देखिए ये पहली दफ़ा प्राइवेट सेक्टर के अंदर एक अदारा इस तरह का बन रहा है, एटलीस्ट इन लाहौर। ये एक फेडरली चार्टर्ड अदारा है और उसके अंदर मतलब इस तरह से और भी बहुत सारे होने चाहिए, बिकॉज ये वो जगह होती हैं जहाँ एक यंग टैलेंट को आप नर्चर कर सकते हैं। तो आई थिंक और भी मतलब बलूचिस्तान में भी एक बनना चाहिए, एक केपी में बनना चाहिए। ये वक्त की अहम जरूरत है कि इस तरह का टैलेंट जो है उसको निखारने के लिए इस तरह के इंस्टीट्यूट बनाए जाए। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। खुशामदीद कहेंगे हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मैम कुछ आपकी पब्लिकेशंस के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी। द राज लाहौर है और भाई राम सिंह, इनके बारे में कुछ बताइएगा हमें। ये जी एक किताब है, ठीक है। और भाई राम सिंह जो थे लाहौर के बहुत ही एक मेरे ख्याल अहम किस्म की शख्सियतें। ये नेशनल मतलब उस वक्त तो म्यूज़ स्कूल ऑफ आर्ट्स था, तो उसके जो पहले नेटिव प्रिंसिपल थे ये भाई राम सिंह थे। सही। और इनकी हमें बड़ी मतलब काफ़ी रिसर्च हुई, मतलब 6 साल हम लगे रहे ढूंढने में कि ये थे कौन। मुझे जिस चीज़ से ज़्यादा मतलब मसला था
कि अगर आप वैसे लोगों को सुने कहते हुए तो वो ये कहते थे कि जो मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स के फाउंडर प्रिंसिपल थे लॉकवुड किपलिंग, ये बिल्डिंग्स उन्होंने बनाई हैं। सही। एंड आई न्यू एज एन आर्किटेक्ट कि ये नहीं कर सकते, वो स्कल्पचर थे। अच्छा। और जो बिल्डिंग्स के अंदर डिटेल की हुई है वो सिर्फ एक आर्किटेक्ट समझ सकता है कि वो बिल्डिंग वो ब्रिक्स की डिटेल्स होती हैं। सो वी स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग कि ये किसने की थी। और फिर हम वी वर फॉर्चुनेट कि हमें लॉकवुड किपलिंग की लिखी हुई खुद ही किताबें मिल गई, रिपोर्ट्स मिल गई जहाँ उन्होंने भाई राम सिंह का जिक्र किया। सो इनके अराउंड एक किताब हमने बनानी शुरू की। सो इट वाज कॉल्ड लाहौर, द राज लाहौर एंड भाई राम सिंह, क्योंकि वो 3 पीरियड्स को कवर करती है, एक शख्सियत और उनकी आप लाइव से आप एक्चुअली देख रहे होते हैं कि ब्रिटिश कॉलोनियल लाहौर क्या था और राज का क्या रोल था इन आर्किटेक्चर। ये किताब हैज़ बीन वेरी वेल रिसीव्ड। अब भाई राम सिंह की लाहौर में बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, मसलन कॉलेज की बिल्डिंग, अक्रॉस द रोड वो पंजाब यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है, फिर म्यूज़ियम है, फिर एचएसएन कॉलेज और इस तरह से और काफ़ी सारी बिल्डिंग्स हैं उस पीरियड की जो राम सिंह ने बनाई थी। राम सिंह खुद तो अमृतसर का रहने वाला था और हैरानगी की बात है कि जब ये इन्फॉर्मेशन हम निकालने लगे और तहकीकात चल रही थी तो पता लगा कि उनको भी कोई पता नहीं कि जी भाई राम सिंह कोई बंदा होता था। सही। सो इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग टू डू दैट वर्क। कल्चरल एक्सप्रेशन ऑफ साउथ पंजाब, इसके बारे में भी कुछ बताइए। कल्चरल एक्सप्रेशंस ऑफ साउथ पंजाब जी, हम लोगों ने थाप के ज़रिए एक प्रोग्राम हम करते हैं विच इज़ कल्चर एंड डेवलपमेंट। और उसमें हम साउथ पंजाब में बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे। हमारे कुछ 6-7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम था और कुछ 100-200 विलेजेस के अंदर। तो उधर आप जाएं तो आपको वही बात जो पहले भी मैंने की कि जी एक इतनी मतलब कल्चरल एक्सप्रेशंस इतने खूबसूरत आपको नज़र आते हैं कि दिल ही चाहता है कि भाई बाकी लोगों तक भी ये बात पहुँचाएं। बिल्कुल। तो कल्चरल एक्सप्रेशंस का तो बुनियाद ये है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तैफूर, जैसे कि मैम ने बात की कि जब कोई खूबसूरत चीज़ आपको नज़र आती है दिल करता है उसमें काम किया जाए। कभी कोई ऐसा सीन कि जो ना करना चाह रहे हो वो करना पड़ा हो और कुछ ऐसा जो आपने बहुत इंजॉय किया हो? अच्छा, मोस्टली ऐसे होते हैं जो आप नहीं करना चाह रहे होते। सही। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो कि आपको लगता है फिर थोड़ा सा बहस भी करनी पड़ती है बिकॉज आप एक सर्टन वे में करना चाह रहे होते हैं और हमारा कुछ इस तरह से सेटअप बन गया कि दे वांट टू डू द इजीएस्ट वे। सही। तो उसमें थोड़ी मुश्किल होती है अगर आप, लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें वाकई ऐसी आती हैं कि आपको, और एक्टिंग एक अजीब सी चीज़ है। मैं तो नहीं करता था पहले, मुझे अंदाज़ा नहीं था, लेकिन एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है कि आप जब कर रहे होते हैं आपको उसी वक्त पता चल जाता है ये मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं। अजीब सी है कि आपको वो जो एनवायरनमेंट में आपको वो खुद फीलिंग अगर आ रही है ना, इट मींस आप ठीक कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अगर आप यकीन करें अगर आप नहीं कर रहे होंगे तो आपको फील नहीं आएगी। तो मोस्टली होता है, लेकिन कोशिश करते हैं कि कुछ चीज़ आ जाए उसमें इनपुट डाल दें जितनी डाली जा सकती है। बाकी तो ये है कि पूरी पिक्चर से डिपेंड करता है ना, आपका स्क्रिप्ट कैसा है, आपकी लाइंस कैसी हैं। कोई बेस्ट सीन जो हमेशा आपको याद आता है कि मैंने बहुत अच्छा किया? कुछ हैं ऐसे, कुछ हैं ऐसे कि एक सीन तो करना वैसे मुश्किल होगा क्योंकि इतने सारे सीन किए होते हैं। अच्छा, भाई समी खान के साथ कभी काम किया? हाँ, हमने किया। अभी बड़ा कोई प्रेशर होता है? मुझे तो नहीं होता। अच्छा, मुझे तो नहीं होता, थोड़ा सा उसको होता है क्योंकि मैं बड़ा हूँ। सही। अच्छा, एक सीन मुझे याद आ गया। हाँ, दैट वाज अ वेरी गुड सीन। मुझे याद आया, भाई के साथ ही था। हम दोनों भाई बने हुए थे। अच्छा। मैं बड़ा भाई और छोटा भाई। पहली आई थिंक पहली दफा हम स्क्रीन शेयर कर रहे थे। जियो का प्ले था, मुझे नाम नहीं याद, आई थिंक मेरी दुलारी था। सही। उसमें ये सीन था कि मैं अपनी बीवी की वजह से उस सीन के बाद मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा होता हूँ। सही। तो वो अपने भाई को बता के जाता है कि ये करना और ये करना, ये करना, मेरे बाद ये ख्याल रखना। सही। तो वो सीन जो था ना, वो लिटरली ऐसा हुआ था, आप इतना वो रियल हो गया था कि आई वाज क्राइंग, ही वाज आल्सो क्राइंग, लेकिन मैंने अपनी कथासिस करना है कि इसके बाद मैं मर रहा हूँ और उसको मेरी डेड बॉडी मिलेगी इसके बाद। सही सही। और वो मेरी बीवी की वजह से तंग आके। वो जब सीन मैंने किया और मैं निकला ना, तो मैं जाके कैमरे के अंदर मेरा सर लग गया था। मतलब वो इतना इंटेंस सीन था कि वो सबने पकड़ लिया, क्या हुआ है? मैंने कहा यार पता नहीं क्या हुआ है, बिकॉज आई वाज लॉस्ट। और मैं ऐसे गया, मैंने ऐसे जाना था, मैं ऐसे नहीं गया, मैं सीधा कैमरे के अंदर ही जाके लग गया। तो वो कट करना पड़ा और कहते क्या हुआ है? मैंने कहा यार पता नहीं। वो एक सीन मुझे याद आया कि इट वाज अ वेरी गुड सीन। सही। मैम, थाप का रोल मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या है, किस तरह से वहाँ पर काम किया जा रहा है, क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं जो इस प्लेटफॉर्म पे आप कर रही हैं?
देखिए थाप 2006 में बना था और इसके दो मतलब मेन काम हैं। एक तो हम एक इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन है, ठीक है, और इसके अंदर ये शुरू इस सोच से हुआ था कि जो हमारे यंग टीचर्स होते हैं इन द वेरियस इंस्टीट्यूशंस, तो इनको एक प्लेटफॉर्म और एक मौका मिलना चाहिए इन एन इंडिपेंडेंट वगैरह कराए जाते हैं जी इसमें? कोई सेशंस वगैरह कराए जाते हैं? हाँ जी, एक हर साल एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें आई मस्ट से कि बहुत सारे लोग एब्स्ट्रैक्ट्स भेजते हैं। अच्छा। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो एक इन्वेस्टिगेटिव क्यूरियोसिटी टाइप ऑफ रिसर्च वर्क जो हो रहा है उसके अंदर हमारी भी कोई कंट्रीब्यूशन है स्थाप। दूसरा काम जैसे पहले मैंने आपको कहा कि इट इज़ बेस्ड इन द सेफ गार्डिंग ऑफ कल्चरल एसेट्स, और कल्चरल एसेट्स दोनों टेंजिबल भी होते हैं जिसका आप भी जिक्र करती रही हैं, जो बिल्डिंग्स वगैरह के साथ होते हैं, और दूसरा इंटेंजिबल भी होते हैं जो एक हमारे जो नॉन मटीरियल किस्म की आपकी एक हेरिटेज होती है। तो हम दोनों एरियाज़ के अंदर काम कर रहे होते हैं। अभी एक काम जो हम इस वक्त कर रहे हैं कि जो हुंड म्यूज़ियम है केपी में, उसकी एक एजुकेशनल वैल्यू बढ़ाने के लिए कि उसकी इंटरप्रिटेशंस कैसे की जाएं, उसके आर्टिफैक्ट्स वगैरह की, और बच्चों तक ये बात किस तरह से पहुंचाई जाए। बिकॉज़ जो काम आजकल मतलब मेरा ख्याल है कि ज़रूरी भी बहुत है कि आप बच्चों को यू नो हाउ डू मेक देम अवेयर ऑफ द कल्चरल हेरिटेज, क्योंकि हम लोग करते नहीं हैं। पाकिस्तान का जो एजुकेशनल सिस्टम है उसका मेरा ख्याल है कि एक सबसे पहला प्रिंसिपल ये है कि लोगों को अपनी चीज़ से दूर रखें। बिल्कुल। सो उस चीज़ को हम थोड़ा सा मेरा ख्याल है चेंज करना चाह रहे हैं। एज ए स्टूडेंट जो है वो मेरे ख्याल से उस दौर से निकल के अब बंदा मैच्योर हो जाता है, अब आके ये चीज़ें समझ आती हैं कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हमारे टीचर। नहीं, ये सही कह रही हैं बिल्कुल। अब हमारे बच्चों को लगता है हमारा कल्चर डोरेमोन है। बिल्कुल हुआ है तो आपने क्लासिकल म्यूज़िक लगाया हुआ है, उनको पता है कि इसका एक रिश्ता बनता है मैथमेटिक्स से, और अगर आप बच्चे को ये इस तरह से आप उसकी परवरिश करेंगे तो दे विल बी गुड इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में होंगे तो एक लॉजिकल थिंकिंग की तरफ जाते हैं। सो ये जो चीज़ है हमने तो इस चीज़ के अंदर कर दी ना कि वो मरासी हैं और बैठे मतलब सोचते ही नहीं किसी चीज़ के बारे में। बिल्कुल ऐसे। तो वो मतलब थाप की तो बड़ी कोशिश रही है कि ये चीज़ बदली जाए। अब थाप और इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड कल्चर का एक आपस में कोलैबोरेशन है, तो हम लोग इकट्ठे मिलके काफ़ी सारे काम शाम कर रहे हैं। इंशाल्लाह उसका आपको नजर आएगा। विश यू गुड लक कि आप जो अच्छे काम करिए, जिस तरह से आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करेंगे, ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहे। आपसे तैफूर मैं जानना चाहूंगी सिंगिंग क्यों छोड़ दी? अच्छा, सिंगिंग तो नहीं, आई वाज अ म्यूजिशियन बेसिकली। सिंगिंग तो खैर नहीं करता था। एक्टिंग की तरफ आने के बाद नहीं ख्याल आया? पहले छोड़ दी थी। अच्छा। आई थिंक मेरा ख्याल है कि जिस तरह का हमारा एनवायरनमेंट है, एक जेन्युइन आर्टिस्ट अगर एक म्यूजिशियन है वो तो सर्वाइव ही नहीं कर सकता। सही, सर्वाइव ही नहीं कर सकता। बाकी बातें तो बात की बात है। फिर आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं प्रोफेशनली आपको देखना पड़ता है कि यार इसमें क्या है। हाँ, मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं पैसे कमा लेता गोलियों टॉफियों के ऐड बना के, ऐसे ही है, जिंगल्स बना के मैं उस वक्त कर लेता। एक पीरियड आया था कि 10-12 साल कुछ भी नहीं हो रहा था, जब इंडियन कंटेंट की एक यलगार आया था और सारा कुछ बंद हो गया था। आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। लेकिन अब तो हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री को कुछ हो गया है ना, तो कोई उस तरह जिस तरह पहले सीडीज कैसेट्स आ रही हैं, हम देख रहे हैं अच्छे गाने आ रहे हैं। आप एक पौधे को पानी नहीं देंगे और उसके साथ एक बाहर से इंपोर्टेड दरख्त ला के लगा देंगे, उसको आप खाद भी डाल रहे होंगे तो जल जाएगा। आपको आपकी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। अब आप देखें इतना कल्चरल एक वो होता है कि इसके लिए आर्टिस्ट का भी रोल है ना, उनको भी खड़े होना है, आवाज उठानी है। आप आई थिंक ये गलत है। आर्टिस्ट ड्रिवन इंडस्ट्री नहीं है। बिल्कुल सही कहा, सही। ये इन्वेस्टर ड्रिवन इंडस्ट्री है कि जो लोग चैनल्स चला रहे हैं, जिन्होंने उससे फाइनेंशियल गेन्स लेने हैं, उनकी मर्जी से चलेगी। बिल्कुल ठीक है। जिन्होंने आपके ड्रामों के अंदर शैम्पू और ये चीजें बेचनी है, वो ड्राइव करते हैं इंडस्ट्री को। आर्टिस्ट क्या करता है बेचारा? आर्टिस्ट ने तो देखें काम करना है, उसने पैसे कमाने हैं, उसने अपनी जिंदगी गुजारनी है, इसका उसका जॉब है, उसका बिजनेस है। उसने काम करना है जो उसको दिया जाना है। ठीक है। मिसाल के तौर पे आप यही आतिफ असलम है, यहाँ पर मैंने आतिफ असलम को देखा है कि वो उसकी बेचारे की बारी नहीं आती होती थी। ठीक है। उसको इंडिया ने ऐसे नर्चर किया, ऐसे बनाया कि आप आज उसको 30 लाख रुपए दे के बुलाते हैं एक दिन में। ठीक है। आपको आर्टिस्ट खुद कुछ नहीं कर सकता। नुसरत फतेह अली खान साहब, राहत फतेह अली खान,
जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, इंडिया, वहाँ पे आर्टिस्ट के लिए बहुत नर्सरिंग किस्म का एनवायरनमेंट है। ऐसे ही है, ऐसे ही। ठीक है, हमारे यहाँ नहीं है। मैम, हमारी सकाफत का हिस्सा म्यूजिक, क्या समझती हैं आप, कहाँ गया? वक्त के साथ हम देख रहे हैं बहुत चीज़ें जो हैं म्यूजिक में भी पीछे रह गई हैं। देखिए, पहले भी मैं कह चुकी हूँ, दोबारा भी कह देती हूँ कि जैसे इन्होंने भी कहा कि आर्टिस्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट हिस्ट्री, उनको नर्चर किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही, ताकि उनको वो माहौल दिया जाए कि वो अपना काम कर सकें और आराम से और चैन से कर सकें। यहाँ तो हमने लोगों को रुला दिया। सबसे पहले आप देखें कि गवर्नमेंट की क्या इन्वेस्टमेंट है टू द आर्ट्स एंड कल्चर। जिस तरीके से हमें रुलाया टू गेट द चार्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चर, मतलब एक अजीब सा है कि हमारे जो इंस्टीट्यूट के मतलब स्पॉन्सर्स हैं, जो पार्टनर्स हैं, दे आर वेरी बिग टाइम इंडस्ट्रियलिस्ट। तो और एकेडमिक्स बहुत सारे इकट्ठे हुए कि जी ये एक हमने बहुत अच्छी जगह बना ली है, लेकिन हमें रुला दिया कि 3 साल टांगे रखा है और चार्टर नहीं मिल रहा। फिर कभी आप असेंबली जा रहे हो, कभी इधर भाग रहे हो, कभी उधर भाग रहे हो। और मैं तो कहती थी कि जी हमारा ख्याल ये था कि शायद हमारे जैसे लोगों को, बिकॉज वी आर ऑल इन द सेम कम्युनिटी, कि सबसे मुश्किल अमल होगा कि पैसे वाले को हम कन्विंस करें कि आप डालें पैसा इसमें। लेकिन हमें तो पता लगा है कि ये हुकूमत को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल हो गया है कि इसके अंदर काम होना चाहिए। फर्स्ट इंस्टीट्यूट कमिंग अप हियर लाइक दिस। तो ये भी है कि आप अब जो हमारे पब्लिक अदारे हैं, जो गवर्नमेंट की ने अपनी सुपरविजन में रख लिए हैं, अगर आप उनकी बुनियाद देखें तो वो ये थे कि वो इंडिपेंडेंट अदारे होंगे। दे विल बी रन बाय यू नो द क्रिएटिव वर्ल्ड, और वो लोग इसकी मतलब पूरी पॉलिसीज़ बनाएंगे और काम करेंगे इधर। अभी हाल में लाहौर में देख लें आप क्या हो गया कि जी उधर का भी एक बोर्ड ऑफ गवर्नेंस डिसमिस हो गया, और वो जो भी हुआ, हो सकता है उनके कोई अच्छे वजह हैं, लेकिन हमें बाहर बैठे हुए तो यही लगता है ना कि हमारी तो जगह ही नहीं रही इस मुल्क के अंदर। तो वो जगह सबसे पहले तो हुकूमत शुड गिव अ बिग फैट बजट फॉर कल्चर एंड बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। और प्रमोट करें अदारों को, ऐसे ही इदारों को प्रमोट किए बगैर ये सब चीजें जो है। नई गवर्नमेंट है उसका एक पॉजिटिव जो चेंज है मैं हमारी इंडस्ट्री के लिए कि उन्होंने फॉरेन कंटेंट बंद कर दिया। वो इसलिए कि दुनिया में हमेशा प्रोटेक्टेड होती हैं इंडस्ट्रीज। कनाडा और अमेरिका साथ साथ है, उनके कल्चर्स लैंग्वेज सेम है, बट आप कोई अमेरिकन चीज़ कनाडा में नहीं चला सकते अनलेस के 50% 50 to 60% आर्टिस्ट वहाँ के हों, बने वहाँ पे, उसको फाइनेंशियल गेन भी हो, तब वो चलाते हैं। आई लीग वो जॉइंट वेंचर्स चलाते हैं। ऐसा नहीं, वरना अगर ऐसे चलने लग जाए तो सारी चीजें आगे चले तो कैनेडियन इंडस्ट्री खत्म हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल ऐसे प्रोटेक्ट करनी पड़ती है आपको। चलिए, ये एक अच्छा इकदाम उठाया गया, लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से मैम का इंस्टीट्यूट काम कर रहा है, इस तरह के मजीद इंस्टीट्यूट बनाए जाए तो हमारा जो एक छुपा हुआ टैलेंट है वो जरूर बाहर निकलेगा। आर्ट एंड कल्चर प्रमोट होगा तो हमारी सकाफत जो है वो भी हर जगह हमें नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया तैफूर आपके कीमती वक्त के लिए। मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजे की बातें नहीं, और बहुत सारी चीजें वो लोग जो कि इससे दूर रह रहे हैं आर्ट और कल्चर से, मेरे ख्याल से उनको एक प्लेटफॉर्म जैसे कि मैम ने बताया कि काम कर रहे हैं, वहां पर आप जा सकते हैं और आर्ट और कल्चर के हवाले से बहुत सारी चीजें आप सीख भी सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। तो नाज़रीन, बात करेंगे हम आज सूप के हवाले से। सर्दियों में सूप ना हो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। सूप के बगैर जो है वो सर्दियां कहीं अधूरी लगती हैं। बहुत सारी अफादियत भी है सूप की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सूप हैं, किसी को कोई पसंद है, किसी को कोई पसंद है। तो आज हम डिफरेंट टाइप्स भी सूप की जो है वो डिस्कस करेंगे, और सूप की अफादियत क्या है, सर्दियों में कितना हेल्पफुल है आपकी सेहत के लिए, ये भी हम जो है वो आज डिस्कस करेंगे। और वो लोग जो कि डाइट करते हैं उनके लिए जो है वो डिफरेंट सूप की टाइप्स जो हैं वो किस तरह से हेल्पफुल साबित हो सकती हैं, आज ही हम आपको बताएंगे। स्टूडियोज में हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं, इरम नईम जो कि होम एक्सपर्ट है, और उनके साथ जवेरिया महमूद मौजूद है जो कि न्यूट्रिशनिस्ट है। तो दोनों से जानेंगे कि आया सूप की अफादियत क्या है, किस तरह से जो शहरी हैं सर्दियों में भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम, क्या हाल चल है आपके? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया। वालेकुम अस्सलाम अन्ना, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ आर यू? आप आपसे फाइन, आप आपसे स्टार्ट कर लेते हैं सूप की अफादियत के हवाले से। सबसे पहले सूप जिस तरह से आप अभी बता रही थी, सर्दियों में ये जिस तरह से अब सबको जुकाम और मौसम की चेंजेस आ रही है, इसके लिए सूप तो बहुत ही अच्छा होता है। तो हमारे तो एक जमाने से सिलसिला है ना कि यखनी बनवा लो, यखनी पी लो, तो उस यखनी को बार बार तो नहीं पिया जा सकता ना उसी तरह से, तो इसलिए वो ये थोड़ा सा उसमें चेंज करके उन डिफरेंट सूप्स बना के मैं आज आपको एक रेसिपी बताती हूँ टमाटर सूप की। टमाटर तो वैसे विटामिन सी होते हैं, जवेरिया बताएंगी कि टमाटर कितना अच्छा होता है,
और जब उसमें बाकी चीजें डलती हैं तो वो कितना अच्छा हो जाता है। तो मैं अभी आपको एक रेसिपी देती हूँ सूप की कि उसको आपने किस जी तरह से रेसिपी के लिए आप नोट कर लें क्योंकि आपा की रेसिपी हमेशा बहुत मजे की होती है। हाँ तो इसमें आपने ऐसे करना है कि 6, 7, 8 टमाटर ले लें, ठीक है। उनको छोटा सा कट लगा के गरम करके उनका छिलका उतारना है, ठीक है। फिर उनको डाइस में काट के उनके सीड्स निकाल दें, ठीक है। और जब टमाटर सूप बनाएं तो उसका सीड्स उनके निकाल ही दें तो अच्छा है, ठीक है। वरना वो बार बार आपको इरिटेट भी करते हैं और स्मूदी नहीं आती उसमें। अच्छा अब टमाटर एक साइड पे हो गए, अब एक प्याज, मैं आपको उसकी रेसिपी इसलिए पूरी बता दूंगी कि कोई भी चीज मिस हो जाए तो मजे के नहीं लगता। तो उसमें आप जैसे 1 अदद प्याज, थोड़ा सा लहसुन और 2 टेबल स्पून मक्खन के और 2 ही टेबल स्पून मैदा के ले लें, और सेलरी अगर आपको पसंद हो तो जरूर डालिएगा, नहीं तो पुदीना डालें या लेमन ग्रास। सही, लेमन ग्रास अब आजकल घरों में भी लगा हुआ होता है, तो उसको आपने काट के मोटा मोटा एक पोटली में बंद कर लेना। ठीक। वो पूरे सूप के पानी में नहीं डालना, वरना वो बिखर जाएगा, वो मजे का नहीं लगेगा। तो उसकी सिर्फ हमें एसेंस चाहिए ना सूप में। तो अब हमने ऐसे करना है, इसमें लौंग, काली मिर्च, नमक और थोड़ा सा दालचीनी ये साथ इसके डालना है, और दूध और क्रीम। ठीक है। दूध और क्रीम जो है वो 1.5 कप होना चाहिए। ठीक है। अब टमाटर के छिलके उतार लिए हमने, उनको साफ करके यखनी जो है हमने 4 कप यखनी ले ली थी, उसमें चाहे वो यखनी मुर्गी की हो, मटन हो, बीफ हो, कोई भी हो, इनकी हड्डियों की हो। ठीक है। इसमें हमने वो टमाटर डाल देने हैं और उसके बाद उनको उसके साथ लेमन ग्रास साइड पे रख लिया। अब हमने प्याज को थोड़े से मक्खन में गरम करना है और उसमें गरम करते हुए लहसुन डालना है, और फिर बाद में ये सूप वाली चीजें, यखनी और टमाटर और चीजें, ठीक है, नमक, काली मिर्च भी डाल के अपने पकने रख देनी। 20 से 30 मिनट तक पका ले। फिर इसको आपने चीजों को ग्राइंड कर लेना है, पोटली को निकाल देना है लेमन ग्रास वाली को, और बाकी चीजों को आपने ग्राइंड कर लेना स्मूदी सा। जब आप दोबारा रखेंगे इसको चूल्हे पे पैन में डाल के, तो उस वक्त आपने उसमें दूध या और क्रीम शामिल कर देना। अच्छा। और फिर इसको गार्निश करना है आपने थोड़े से ठीक है। अब इस सूप की अफादियत क्या है ये हम जानेंगे जवेरिया से, लेकिन नाज़रीन अभी आपको न्यूज स्टूडियो की जानिब लिए चलेंगे। बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। आपा ने हमें बहुत मजे के रूप की सूप की जो है रेसिपी बताई है। जवेरिया की तरफ जाते हैं, इसकी अफादियत क्या है, किस तरह से ये हेल्पफुल है टमेटो सूप, जवेरिया बताएगा। रेसिपी आपने भी सारी सुनी, तो जो जो सब चीजें बीच में इस्तेमाल हुई हैं उनकी अफादियत क्या है? जी बेसिकली जैसे कि टोमेटोज़ ऐड किए, टोमेटोज़ इज़ रिच इन लाइकोपीन, जो कि इसमें रेड कलर का एक एजेंट होता है जो कि एंटी कैंसरस और कार्सिनोजेनिक भी होता है, जबकि विटामिन सी रिच जितने फ्रूट्स हैं या फिर वेजिटेबल्स हैं उनका जो बेसिकली नंबर 1 बेनिफिट है, इट्स लाइक टू से दैट कि आपको आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है, कुव्वत मुदाफ़ित स्ट्रॉन्ग करता है। इट हैज़ गुड माइक्रो ग्लोब्यूलिन प्रॉपर्टीज़ टू, यानी कि आपको जो सीजनल बीमारियाँ अटैक करती हैं उसमें भी हेल्प आउट करता है। साथ ही साथ क्योंकि मौसम सरमा है और मौसम सरमा में अक्सर औकात आपने देखा होगा कि लोग न्यूट्रिएंट और कैलोरी डेंस सूप्स की तरफ जाते हैं कि कभी इसमें कैश्यू नट्स और एलिमेंट्स भी ऐड कर लिए, पर इसमें एक चीज़ हम जो अक्सर औकात भूल जाते हैं वो स्टोरेज कंडीशंस हैं कि उसमें स्पॉइलेज ना हो, और वो वहाँ से स्टार्ट होती है जब आप उसमें यू कैन से कि आप उसमें रॉ अगर कुछ वेजिटेबल्स, अगर आप वेजिटेबल्स सूप्स की तरफ जा रहे हैं इस तरह के जा रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो ओवर कुकिंग है वो न्यूट्रिएंट लॉस करती है। ओवर कुकिंग मीन टू से दैट ठीक है आपने यखनी ले ली, उसके बाद आपने उसको यू कैन फॉर्मेट इन द सूप, पर जब आप ये चीज़ देखें कि जब भी आप किसी चीज़ को ओवर हीट करेंगे तो उसमें स्पॉइलेज, कंटेमिनेशन और तमाम चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरा इसकी स्टोरेज कंडीशन मोस्ट एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम, इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने एक मील 1 मील टाइम पे आपने सूप कंज्यूम किया, इधर के वो रात के टाइम या दोपहर के टाइम पर, वो उसका जो ड्यूरेशन है, उसका जो स्टोरेज टेक्निक्स है, इट्स मैक्सिमम मिनिमम फॉर द 4 to 6 आवर्स, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि उसके बाद उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है जो कि आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं। अक्सर मैंने माओं को देखा है ना, क्योंकि वो बच्चों को एक हेल्दी तरीके से कहती हैं कि हमने सूप फ्रीज किया हुआ है और सूप बना के रखा हुआ है और हम आपको दे रहे हैं, तो उसका बजाय कि आप उसके हेल्थ बेनिफिट्स लें बट उसके अलावा आप कार्सिनोजेनिक तरफ चले जाते हैं। तो बेसिकली जैसे कि जहाँ पे हमें ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत से इनके तमाम पहलुओं को देखते हुए हमें उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू से फ़ायदा उठाना चाहिए, तो हम नुकसान की तरफ भी जा सकते हैं। तो यहाँ मैं तमाम उन लोगों को बताती जाऊँ कि फ्रेश फूड कंज्यूम करें, वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स,
पल्सेस, यानी चाहे आप दाल का सूप बना रहे हैं या आप टमाटो सूप ले रहे हैं या फिर वेजिटेबल है, क्लियर ब्रॉथ सूप है या किसी किस्म का भी सूप है, जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके ऑर्गेनिक होने चाहिए। सही। कोशिश करें कि जो बहुत ज़्यादा कमर्शली आपको जो मिलती हैं चीज़ें कि दिस इज़ लाइक अ चिकन स्टॉक एंड दिस एंड दैट, उनसे अवॉइड करें, क्योंकि ना सिर्फ वो आपको एसिडिटी और बर्निंग की तरफ लेके जाते हैं, बल्कि आपको पाइल्स और इस तरह की जो चीज़ें उसकी आपकी मतलब उस वो पॉइंट्स भी आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसी। आप और कौन सी सूप की रेसिपी आपके पास? हाँ, अब मैं आपको ब्रोकली एंड मशरूम सूप बताती हूँ। आजकल मशरूम का और ब्रोकली का सीजन भी है और वैसे लोग पसंद भी कर रहे होते हैं और घर से बाहर जाके ऑर्डर करते हैं कि हमें ये बाहर पीना है। तो जैसे जवेरी ने बताया कि वो तो स्टोर हुए हुए होते हैं और पता नहीं कब के बने होते होंगे और किस चीज को कैसे लेते हैं। तो घरों में जब बनाया जाता है तो मैं इसलिए वो ऑब्वियसली आप हर चीज खुद से फ्रेश लेकर ये रेसिपी मैं इसलिए भी थ्रो कर रही हूँ कि जो लोग इसको सुने और वो बनाएं घर पे तो उनको वही मजा है जो वो बाहर जाके पीते हैं और उन्हें अच्छा लगता है। और ये डिफरेंट सूप्स का आजकल पाकिस्तान में बहुत ट्रेंड आ गया है। जैसे एकदम से पहले आया था कि चाइनीज सूप होते थे, तो अब ये हम यूरोपियन सूप्स की तरफ भी आ गए। टाइम कम है, आप जल्दी से तो मैं आपको जल्दी से बताती हूँ कि ब्रोकली 2 कप लेने, मशरूम 1 कप, कटे हुए मशरूम आधा कप, यखनी 2 कप, क्रीम 1 कप, चीज चेडर चीज ले लें आधा कप, नमक, काली मिर्च, सेलरी थोड़ी सी, पुदीना थोड़ा सा, दालचीनी, ये सब चीज़ें ले लें आप अपने हस्बे जायका भी। ठीक है। तो मक्खन को ऑलिव ऑयल के साथ या मक्खन या ऑलिव ऑयल, इसमें थोड़ा सा प्याज डाल के आप सौता कर लें। उसके बाद उसमें आपने ब्रोकली को फ्राई सा कर लेना। 2 टेबल स्पून होएगी वो मक्खन जो है, ज्यादा नहीं। तो उसको जब आप कटा हुआ प्याज आप ब्रोकली को फ्राई कर लेंगे तो उसके बाद आपने उसको मशरूम्स भी उसमें शामिल कर देने और फिर यखनी डाल देनी है 4 कप, और फिर उसे थोड़ी देर पकना रहना। यखनी क्योंकि ऑलरेडी पकी हुई होती है, उसको पकाने की जरूरत नहीं है ज्यादा, तो इतना बनाएं कि आप 30 मिनट्स तक उसको बना के उसके बाद इनको ग्राइंड कर लें सब चीजों को। और इसमें बाद में आपने थोड़ा सा दूध डाल लेना है या क्रीम डाल लें जो आपको पसंद हो। वैसे क्रीम लोग ज्यादा पसंद करते हैं, तो जब क्रीम डालें तो सेलरी की मिकदार ज्यादा करें ताकि क्रीम की स्मेल ना आए। सही। तो सेलरी जो है उसको इनहेंस कर जाती है स्मेल को। तो ये आपका सूप तैयार हो जाएगा। सही। तो जवेरिया, इसकी अफादियत जल्दी से बता दे, जो जो इंग्रेडिएंट्स इसमें इस्तेमाल हैं। इट्स रिच इन सो मेनी न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो मिनरल्स टू, क्योंकि जहाँ जहाँ पे वो लोग जिनको माइक्रो मिनरल डेफिशिएंसीज हैं उसको ओवरकम करता है। और जो इसमें स्पेसिफिकली जैसे अभी आपने बताया कि इसमें सिनेमम ऐड किया गया है, उसमें उसके अलावा इसमें अ लॉट ऑफ माइक्रो मिनरल्स आर देयर। और ब्रोकली और सिनेमम का जो आपस में यू कैन से जो इसकी साइंस है और इसकी जो बायोकेमिस्ट्री है, इट्स वेरी गुड फॉर द डायबिटिक पेशेंट्स जो डायबिटीज़ के लोग होते हैं। उसके अलावा आम जो मतलब अगर छोटे बच्चे इजीली कंज्यूम कर सकते हैं क्योंकि इट्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। पर यहाँ पे हेल्दी फैट्स का होना बहुत ज़रूरी है और बहुत लाजमी है। अक्सर औकात लोग पूछते हैं कि कौन सी क्रीम यूज़ की जाए, तो ठीक है आप जो लेस स्वीट एंड या जो प्रोटीन वे से क्रीम आपको होती है अवेलेबल करें, कंज्यूम करें। पर थिंग्स आर लाइक दिस कि ये यू कैन से कि ये सोशो इकोनॉमिक लेवल पे भी डिपेंड करता है। मुझे लगता है क्योंकि बीइंग अ पर्सन, बीइंग अ कंसल्टेंट, मुझे लगता है कि हर सोशो इकोनॉमिक लेवल इसको कंज्यूम नहीं कर सकता, इट्स फॉर द अपर क्लास। पर हमारे पास लेंटिन सूप, जिसको दाल का सूप बोलते हैं, या जैसे लेंटिन्स या पल्सेस सूप होता है, वो इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। उसके अलावा जो वेजिटेबल है, क्लियर वेजिटेबल ब्रॉथ जो होता है वो भी यूज कर सकते हैं। ये घर में चीजें हैं, ये अवेलेबल होती हैं, तो इससे आप डिफरेंट वैरायटी ऑफ सूप बना सकते हैं। जवेरिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सूप की अफादियत बताई, आपने बहुत मजे की रेसिपी बताई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी अपने इख्तिताम को पहुंचा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।